अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि एडीसी पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक न्यू सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो बताता चलूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स हम कैश की मूवमेंट रिकॉर्ड करते हैं। कैश की जो मूवमेंट हो रही है ड्यूरिंग द ईयर वो हम इसमें शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश जो कि ईयर बिगनिंग पर 50,000 है और ईयर एंड पर वो कैश 90,000 हो गया। इसका मतलब 40,000 कैश इंक्रीज हो गया ड्यूरिंग द ईयर। तो वो कैश जो 40,000 इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग द ईयर, वो किस तरीके से हुआ, वो क्या अकाउंट से जिनकी वजह से कैश में चेंजेस हुई और कैश में चेंजेस होकर ड्यूरिंग द ईयर 40,000 कैश इंक्रीज हुआ, इसी की हम वर्किंग करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इसको आप कैश रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इसके दो मेथड्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। चूंकि बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग या एडीसी पार्ट 2, इसमें आपके कोर्स में डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड है, इसलिए मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मेनली 3 एक्टिविटीज़ पर काम करेंगे। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसमें जितने भी ऑपरेशन से रिलेटेड अकाउंट्स होंगे वो रिकॉर्ड किया जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो मामलात होंगे वो रिकॉर्ड करेंगे। और तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें फाइनेंस से रिलेटेड जो मामलात होंगे, लोन बोरोइंग वगैरह, उसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो सबसे पहले मेरे लेफ्ट पर आपको इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रोफॉर्मा नज़र आ रहा होगा। मैं आपको एक एक अकाउंट्स यहाँ पर क्लियर करता चलूँगा ताकि आपको स्टेटमेंट बनाने में आसानी हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेंगे, जिसे आप नेट इनकम भी कह सकते हैं। ये किस तरीके से निकाली जाएगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऐड करेंगे इसमें हम नॉन कैश आइटम्स, वो एक्सपेंसेस या वो आइटम्स जो नॉन कैश हैं, जैसे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आपको अच्छे से इल्म है, जो भी टेंजिबल एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर वैल्यू डिक्रीज हो जाती है वेयर एंड टियर की वजह से, उसे हम कहते हैं डेप्रीसिएशन। बैड डेट्स, जो अमाउंट हमें क्रेडिट का रिकवर ना हो सका कस्टमर से, वो कहलाता है बैड डेट्स। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल एंड पेटेंट्स, गुडविल या पेटेंट्स जो एमोर्टाइज हो गया। नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर और शेयर्स, शेयर्स पर डिस्काउंट दिया या डिबेंचर पे हमने डिस्काउंट दिया। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, या एसेट्स को सेल आउट करने पर या डिस्पोज करने पर लॉस हुआ। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम लेस करेंगे गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को सेल करने पर जो गेन हुआ। और यूं ये अमाउंट आ गया कैश फ्लो बिफोर मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो नॉन कैश आइटम्स में स्टूडेंट्स जो आइटम हमने ऐड किए वो क्यों ऐड किए वो मैं आपको बताता चलूं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, जो कि एक्सपेंस तो हो गया क्योंकि आपका एसेट्स यूज हो गया, लेकिन एक्सपेंस होने से कोई कैश की सूरत में हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ रही। तो यूं हमारा एक्सपेंस तो हो रहा है लेकिन कैश नहीं डिक्रीज हो रहा, क्योंकि कैश की कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही। और जब एक्सपेंस हो जाता है तो हमारी नेट इनकम कम हो जाती है, ऑल्दो कैश हमारे पास से नहीं जा रहा। चूंकि एक्सपेंस होने से इनकम कम हो गई, इसीलिए हम इस एक्सपेंस की अमाउंट को ऐड बैक कर देंगे ताकि नेट इनकम से रिकंसाइल कर सकें हम कैश की अमाउंट को। इसी तरीके से बैड डेट एक्सपेंस, यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल पेटेंट्स, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, इन सब में यही कॉन्सेप्ट है। ऐड करेंगे इसमें हम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, लेकिन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में स्टूडेंट्स हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज लेंगे। करंट एसेट्स में लेकिन कैश और बैंक नहीं लेंगे, क्योंकि ये हम कैश और बैंक के लिए ही स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और करंट लाइबिलिटी में टैक्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड ये नहीं लेंगे। टैक्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल और डिविडेंड पेबल, ये 3 करंट लाइबिलिटी हम नहीं लेंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हुआ, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, फॉर एग्जांपल सप्लाईज इंक्रीज हो गई,
इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीज होने का मतलब कैश हमने पे किया, कैश डिक्रीज हो गया, इसलिए हमने इसको माइनस किया। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर सप्लाईज कम हो गई या इन्वेंट्री कम हो गई, इसका मतलब हमने इसे सेल आउट किया होगा, जिसकी वजह से कैश इंक्रीज हुआ होगा, इसलिए हमने इसको ऐड बैक किया। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुई, इसका मतलब ये हुआ कि हमने पेमेंट नहीं की। लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि हमने पेमेंट नहीं की, पेमेंट रोक ली अपने पास, इसका मतलब कैश हमारे पास इंक्रीज हुआ आ रहा होगा, बड़ा हुआ आ रहा होगा, इसीलिए हमने इसको ऐड किया। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई, इसका मतलब हमने लायबिलिटी पे की, जिससे कैश कम हो गया, इसलिए हमने इसको माइनस किया। असल में हम कैश की मूवमेंट देख रहे हैं कि कैश की क्या मूवमेंट हो रही है। लायबिलिटी पे करने से कैश कम हो रहा होगा, लायबिलिटी बढ़ने से कैश हमने रोका हुआ है। इसी तरह एसेट्स बढ़ने का मतलब कैश हमने पे किया, और एसेट्स कम होने का मतलब कैश हमारे पास इंक्रीज हो गया। ये अमाउंट आ गया जिसे हमने नाम दिया नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। और कैश फ्लो बिफोर मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में हमने नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ऐड किया, और ये आ गया हमारे पास कैश जनरेटेड बाय ऑपरेशन। अब इसमें से हम इंटरेस्ट और टैक्स जो पे किया वो माइनस करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर जो टैक्स पे किया वो और जो इंटरेस्ट पे किया वो दोनों माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कैश जनरेटेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स देने से भी कैश कम हो रहा होगा। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो अकाउंट्स होंगे हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे, जैसे परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। कोई नॉन करंट एसेट्स हमने परचेज किया, परचेज करने से कैश कम हो गया, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स सेल किया, इसका मतलब एसेट्स सेल होने की वजह से कैश हमारे पास आया, हमने इसे ऐड कर दिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट करने पर इंटरेस्ट मिला, इसका मतलब कैश मिला, ऐड कर दिया इसे हमने। डिविडेंड रिसीव, इन्वेस्टमेंट करने पर जो डिविडेंड मिला, डिविडेंड मिलने से कैश बढ़ गया, ये भी हमने ऐड कर दिया। और यूं ये अमाउंट जो आ गया सब ऐड लेस करने के बाद इसे हमने नाम दिया कैश जनरेटेड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या कैश फ्लो बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये दो एक्टिविटी परफॉर्म हो गई। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल, शेयर्स हमने इशू किए, इसका मतलब कैश आ गया, क्या हमने इसे ऐड कर दिया। इशू ऑफ बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, बॉन्ड इशू करने से भी कैश आ गया, क्योंकि जब हम बॉन्ड इशू करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास कैश इंक्रीज हो रहा होता है, हमने इसे ऐड बैक किया। पेमेंट ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स की हमने पेमेंट कर दी, इसका मतलब हमने डिबेंचर या बॉन्ड्स की रिडम्पशन कर दी, पे कर दिया, इसका मतलब कैश चला गया, हमने इसे माइनस कर दिया। रिसीव फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन रिसीव किया, इसका मतलब कैश हमारे पास आया, ऐड किया हमने इसको। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लोन की पेमेंट की, इसका मतलब कैश चला गया, इसे हमने माइनस कर दिया। पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड, डिविडेंड पे किया फाइनेंसिंग के ऊपर, डिविडेंड पे करने से भी कैश कम हो गया, इसलिए हमने इसे माइनस किया। और यूं ये अमाउंट आ गया कैश जनरेटेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटी या कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गई। देन ये तीनों जो अमाउंट्स हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनका टोटल कर लें, ये नेट कैश इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा ड्यूरिंग द ईयर। जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल 90,000 था ड्यूरिंग बिगनिंग ऑफ द ईयर, 50,000 है एंडिंग ऑफ द ईयर, तो इसका मतलब 40,000 कैश डिक्रीज हुआ। कैसे कैश डिक्रीज हुआ, तो ये 40,000 ही अमाउंट कैश का डिक्रीज का अमाउंट आ रहा होगा। देन जो ईयर बिगनिंग में कैश था हमारे पास, वो हमने इसमें ऐड किया, और ऐड करने के बाद जो अमाउंट आया उसे हमने नाम दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। मैं इसको एक सॉल्यूशन आपको करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन 2011 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3B है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है द कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ जुबैर लिमिटेड फॉर 2 years आर प्रोड्यूस्ड बिलो। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको दो बैलेंस शीट गिवन है, एक 2010 की और एक 2011 की। 10 की अगर बैलेंस शीट देखें तो उसमें कैश 1,05,000, जबकि एंडिंग में 87,500। इन्वेंट्री बिगनिंग में 175,000, जबकि एंडिंग में 162,500। 45,000 प्रीपेड रेंट बिगनिंग में और एंडिंग में 40,000। अकाउंट रिसीवेबल 1,60,000 बिगनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर 175,000। प्लान एसेट्स 4,15,000 बिगनिंग में और एंडिंग में 4,40,000। और यूं टोटल एसेट्स 2010 में 9 लाख, जबकि 2011 में 9,05,000।
क्रेडिट बैलेंस, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 5,70,000 2010 में और 11 में 6,05,000, अकाउंट्स पेबल 1,10 में और 11 में 90,000, डिबेंचर्स पेबल 1,25,000 10 में और 11 में 90,000, 1,05,000 रिटेन अर्निंग 2010 में 11 में 1,20,000 और यूं 2010 की इक्विटी जो है शेयर होल्डर इक्विटी वो 9 लाख है, जबकि 2011 में है 9,05,000। एडिशनल डेटा, नेट इनकम फॉर द ईयर 2011 90,000। यहां पर हमें चूंकि नेट इनकम गिवन है 90,000, ये नेट इनकम हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड 75,000, डिविडेंड डिक्लेयर्ड किया 75,000। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है वर्किंग कैपिटल फॉर बोथ द ईयर्स, हमें इसमें वर्किंग कैपिटल निकालना है दोनों सालों का। देन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट और फिर हमें इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट वो मैं आपको यहां पर बनाना सिखाता हूं। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और प्रोफॉर्मे में जो अकाउंट्स हैं उनको देखकर हेल्प मिल जाएगी आपको, जिससे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में आसानी होगी। जुबैर लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर पीरियड एंडेड December 31, 2011। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट इनकम जो कि गिवन है 90,000। नॉन कैश आइटम्स का कोई भी अकाउंट हमें गिवन नहीं है, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, एमोर्टाइजेशन कुछ भी गिवन नहीं है, तो वो से हम लीव कर देंगे। ऐड करेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज लेंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो कि डिक्रीज हो रही है, क्योंकि 2010 में 175,000 थी इन्वेंट्री, जो कि 2011 में 162,500 हो गई। इसका मतलब 12,500 की इन्वेंट्री डिक्रीज हुई, इसका मतलब कैश इंक्रीज हुआ होगा, इसे हमने ऐड कर दिया 12,500 से। प्रीपेड रेंट जो कि 45,000 था 2010 में और 2011 में हो गया 40,000। प्रीपेड रेंट 5,000 कम हुआ, हमने इसलिए इसको ऐड किया। स्टूडेंट इसलिए ऐड किया क्योंकि प्रीपेड रेंट एसेट है जो कि कम हो गया, इसका मतलब ये एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस होने से नेट इनकम कम हो रही है। ऑल्दो कैश तो हम पेमेंट पहले ही कर चुके हैं, और जब नेट इनकम कम हो रही है इस वजह से हम इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड बैक कर देंगे प्रीपेड रेंट को 5,000 से। देन अकाउंट रिसीवेबल जो कि 1,60,000 था और 175,000 हो गया 2011 में, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर 15,000 की सेल की होगी जो कि हमें रिकवर नहीं हुई, जो कि हमें रिसीव नहीं हुई। इसका मतलब कैश तो हमें मिला नहीं, कैश हमारा रुका हुआ है, जबकि सेल्स ज़्यादा होने की वजह से नेट इनकम बढ़ी भी आ रही होगी। नेट इनकम ज़्यादा आ रही है जबकि कैश आ रहा होगा कम, क्योंकि कैश तो मिला ही नहीं। इस वजह से हम इसे माइनस करेंगे ताकि नेट इनकम से कैश को टैली किया जाए। 15,000 हमने माइनस कर दिया। अकाउंट्स पेबल जो कि लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अकाउंट्स पेबल 1 लाख थी जो कि 90,000 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 की लाइबिलिटी हमने पे कर दी, और लाइबिलिटी पे करने का मतलब कैश हमारे पास से चला गया, हमने इसे माइनस कर दिया अकाउंट्स पेबल को। टोटल करें 90,000 प्लस 12,500 प्लस 5,000 माइनस 15,000 माइनस 10,000, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गई 82,500। ये एक एक्टिविटी हमारी परफॉर्म हो गई। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसमें एक ही अकाउंट है प्लांट एसेट्स जो कि 2010 में था 4,15,000 और 2011 में हो गया 4,40,000। इसका मतलब ये हुआ ड्यूरिंग द ईयर 25,000 के प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने परचेज कर लिए, और परचेज करने से कैश डिक्रीज हुआ होगा, इसीलिए हमने परचेज ऑफ प्लांट एसेट्स 25,000 माइनस किया। यही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का अमाउंट हो गया 25,000 माइनस का। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी 82,500 पॉजिटिव, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 25,000 नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल 5,70,000 था जो कि अब हो गया 6,05,000। इसका मतलब ये हुआ ड्यूरिंग द ईयर 35,000 के हमने शेयर्स इशू किए होंगे, और शेयर्स इशू करने से कैश हमारे पास आया होगा, इसीलिए हमने इशू ऑफ शेयर्स 35,000 ऐड कर दिया। देन डिबेंचर पेबल जो कि साल के शुरू में 1,25,000 थे, और अब डिबेंचर पेबल की लाइबिलिटी साल के आखिर में 90,000 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि डिबेंचर की लाइबिलिटी कम हो गई 35,000 से, और लाइबिलिटी तभी कम होती है जब हम कैश पे करते हैं। तो 35,000 रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि हमने डिबेंचर की रिडम्पशन कर दी होगी, पेमेंट कर दी होगी 35,000 से, इसे हमने माइनस कर दिया।
देन कैश डिविडेंड पे किया 75,000 जो कि एडिशनल डेटा में गिवन है। 75,000 कैश डिविडेंड। डिविडेंड जो शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट दिया जाता है इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर्स को, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। और डिविडेंड दो टाइप का होता है, एक कैश की सूरत में डिविडेंड दिया जाता है और एक स्टॉक की सूरत में। यहाँ पर कैश पे कर रहे हैं हम शेयर होल्डर्स को या स्टॉक होल्डर को, और कैश डिविडेंड देने की वजह से कैश हमारे पास से कम हो गया, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया 75,000। 35,000 प्लस 35,000 माइनस 75,000 माइनस, और यूँ इसका टोटल करें तो ये नेगेटिव बैलेंस आता है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 75,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कि 82,500, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो कि 25,000 माइनस का, और 75,000 माइनस का है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों का टोटल कर लें तो 17,500 कैश डिक्रीज हो गया ड्यूरिंग द ईयर। 17,500 कम हो गया। साल के शुरू में कैश था 1,05,000 2010 में, वो हमने इसमें ऐड किया जिसे हमने नाम दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग, और ये फिर ऐड होने के बाद 87,500 आ गया जो कि एंडिंग कैश है, जिसे हमने नाम दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंडिंग। तो जो कैश 1,05,000 था साल के शुरू में, साल के आखिर में 87,500 हो गया। 17,500 जो कैश डिक्रीज़ हुआ वो यहाँ पे हमने शो कर दिया कि किस तरीके से 17,500 कैश डिक्रीज़ हुआ, और फिर साल के शुरू में जो 1,05,000 रुपये थे वो हमने इसमें ऐड किया, और ये वही कैश का एंडिंग बैलेंस आ गया जो 2011 में हमें गिवन था 87,500। इस तरीके से ये अमाउंट चेक हो गया, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक हो गया। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।